तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। इस टॉपिक में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जानना, किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, साथ ही साथ एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं। इन सभी पहलुओं पर हम एक नज़र डालेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने पहले कंसेप्ट वीडियो से, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडिंग वेव्स। सबसे पहले तो दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? सर, वेव्स तो हमें मालूम है। स्टैंडिंग मतलब जो एक जगह स्टैंड हो, जो स्टैटिक हो। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इन द सेम मीडियम कंबाइन एंड फॉर्म अ स्टेडी वेव पैटर्न, दिस वेव पैटर्न इज नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। वेव्स कंबाइन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी तो बच्चों, आपने अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग देखी होगी, यूजुअली आपने बचपन में ये खेल ज़रूर खेला होगा कि रस्सी को आपने एक एंड से पकड़ लिया, दूसरे एंड से बांध के आप कंटिन्यूसली उसे झटका देते जा रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, एक एंड से जहाँ से आप डिस्टर्बेंस दे रहे हैं वहाँ से वेव इंसिडेंट हो रही है, वेव एंटर कर रही है मीडियम में, और कंटिन्यूसली आपके जर्क देने के कारण ढेर सारी वेव्स ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं और दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं। तो आपके द्वारा भेजी गई वेव्स और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिटर्निंग वेव्स हैं, वो जब कंबाइन होती हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आपके स्ट्रिंग में, आपके मीडियम में एक स्टेडी वेव पैटर्न बोलता है। हम उसे स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनती हैं। तो ये रही आपकी इंसिडेंट वेव। अब ये दूसरी नीचे से रिफ्लेक्टेड वेव आ गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये जैसे जैसे आपके इंसिडेंट वेव्स के साथ कंबाइन हो रही हैं, वैसे वैसे आपकी स्टेडी वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें कि इट्स लाइक कि स्ट्रिंग आपकी फिक्स है, उसके एंड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने एन से डिनोट किया हुआ है, वो पॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये आपके स्ट्रिंग का शेप हो जाता है। अब थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कब होता है। दो वेव्स, एक तो आप इंसिडेंट वेव मान लीजिए जिसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी जो कि एक रिफ्लेक्टेड वेव है। रिफ्लेक्टेड वेव है तो ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट वेव के डायरेक्शन के अपोजिट वो मूव कर रही होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा है दूसरे वेव के साइन आर्ग्यूमेंट में। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब चूंकि हमें कॉम्बिनेशन आता है, सो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसे हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार की हमारी इक्वेशन आएगी, 2a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2 कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाय 2। तो बेसिकली यहाँ पे हमने a कॉमन ले लिया है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाया है, विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारा इक्वेशन निकल कर आता है y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों, अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड वेव के इक्वेशन से कंपेयर करें अगर, तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि सर जो भी हमारा कोसाइन या साइन फंक्शन होता है जिसका आर्ग्यूमेंट टाइम डिपेंडेंट होता है, उसका कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। ये किसका एम्पलीट्यूड है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड है आपकी स्टैंडिंग वेव का। Each particle of the medium vibrates in a simple harmonic motion with an amplitude 2a sin kx।
यहाँ पे मॉड इसलिए लगा गया है बच्चों क्योंकि बेसिकली एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड 2a sin kx है। बाकी जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो ऊपर में भी जाएंगे और नीचे में भी जाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि जब भी एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपरपोज करती हैं तो एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। अब जब मीडियम में स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी मीडियम का हर एक पार्टिकल, स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है जिसका एम्पलीट्यूड 2a sin kx से दिया जाता है। यानी कि हमारा ये कंक्लूजन हमें एक और प्रश्न की ओर ले जा रहा है और वो यह है कि हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बच्चों। ये kx sin kx, x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रिंग, यानी अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे होंगे उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट तो सेम फेज में कर रहे हैं, यानी एक साथ सब ऊपर जाएंगे एक साथ सब नीचे आएंगे, लेकिन उनके जो वाइब्रेट करने की लिमिट है यानी कि एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं, आप स्क्रीन पर येलो कलर के इस डायग्राम पे ध्यान दें, जिन पॉइंट्स को हमने कैपिटल N से मार्क कर रखा है वो पॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते, यानी उनका एम्पलीट्यूड 0 है। और जिन पॉइंट्स को हमने कैपिटल A से मार्क कर रखा है उस पोजीशन पे पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। In this wave pattern, the amplitude varies from point to point, but each element of string oscillates with same angular frequency. जैसा कि मैंने कहा सब एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग होता है। There is no phase difference between particle oscillating in same loop. सेम लूप की बात करना है, मतलब सेम लूप का मतलब ये है बच्चों कि दो कंसेक्यूटिव n पॉइंट्स के बीच में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे जाएंगे। There is a phase difference of pi between particle oscillating in two consecutive loops. मैं इंडिकेट करना चाहूँगा, ये आपकी कंसेक्यूटिव लूप्स हैं, ये देखिए ये एक लूप और इसके बगल में दूसरी लूप। तो देखिए जैसे जैसे इसके पार्टिकल नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसके पड़ोस वाले लूप के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये दो कंसेक्यूटिव लूप्स हैं और इनके पार्टिकल्स पाई फेज डिफरेंस के साथ ऑसिलेट करते हैं। और दो कंसेक्यूटिव, चाहे आप ये वाली लूप ले लें या अल्टरनेट दूसरी लूप ले लें, इन सब के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाते हैं, यानी कि ये सारे सब पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस पर। एक ट्रैवलिंग वेव आप देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ते जा रही है, जो भी डिस्टरबेंस है या जो एनर्जी है वो प्रोपगेट कर रही है, वो मीडियम में आगे बढ़ रही है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा लग रहा है कि मानो एनर्जी कुछ लोकेशंस में ट्रैप हो गई है और वो बस उन्हीं लोकेशंस के बीच में कम ज़्यादा हो रही है या यूं कहें कि ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पर दोनों ही एनिमेशन से साफ तौर पर एक ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच का अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन रीजन प्रोपगेट्स विथ अ डेफिनेट वेलोसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मीडियम में प्रोपगेट करता है, ट्रैवल करता है। जबकि स्टैंडिंग वेव में जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड इन द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, वो एक पर्टिकुलर रीजन में बंधा हुआ है, कन्फाइंड है। द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर इन नेचर, यानी कि किसी भी लोकेशन में जहाँ जहाँ से ट्रैवलिंग वेव पास करेगी वो सभी सेम तरह का मोशन डिस्प्ले करेंगे। लेकिन स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट पार्टिकल्स मूव विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ट्रैवलिंग वेव में देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट मीन पोजीशंस टुगेदर, यानी कि ट्रैवलिंग वेव का हर एक पॉइंट जो है
वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। उसकी इक्वेशन ही यही होती है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी टाइम और पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जबकि स्टैंडिंग वेव में सारे के सारे पार्टिकल्स मेन पोजीशन एक साथ क्रॉस करते हैं। तो ये थोड़ी सी एक पिक्यूलियर बात है, एक डिफरेंट चीज़ है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू द अदर, जबकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ऑफ वन रीजन इज कन्फाइंड इन दैट रीजन। मतलब एक रीजन में जहाँ पे जो भी एनर्जी दी गई है एक्सटर्नल एजेंट्स द्वारा, वो एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड रहती है, बंधी हुई रहती है, वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन नहीं जाती।